Hello everyone, welcome to Chamsvi. I hope you all are doing well. आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, ये नेशनलिज्म इन यूरोप तो हमने पिछले चैप्टर का हमारा है, उसकी वीडियो भी आई अपलोड सून. फिलहाल हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, बट उससे इम्पोर्टेंट पहले ये है कि नेशनलिज्म ही क्या है. तो नेशनलिज्म इज जब जो लोग हैं दे हैव सेम कल्चर पॉपुलर इंटरेस्ट, तो वो एक खुद को एक यूनिटी एक वननेस की उनके अंदर फीलिंग होती है. एंड ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म कैन बी कि एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वो लोग या वो नेशन डिमांड करता है. दैट इज नेशनलिज्म. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया जो है इट वाज अ कॉलोनी. ओके, कॉलोनियलिज्म देखा है इंडिया ने वो 200 ईयर्स तक. कॉलोनियलिज्म इज जब कंट्रीज लाइक ब्रिटेन ये लोग ऐसे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे इंडिया कॉलोनी था. ठीक है, तो दैट इज कॉलोनियलिज्म. तो इंडिया जो था वो भी एक कॉलोनी था. एंड जस्ट सेकंड, इंडिया जो था वो भी कॉलोनी था. एंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. ठीक है, ये जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ था ये कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड जा रहा था विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. एंटी कॉलोनियल मतलब कॉलोनियलिज्म के जो ये जो सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को दर्शा रहे थे या कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हो रही थी इन अ सेंस. ठीक है, तो जो लोग थे वो एक साथ यूनाइट हो गए थे ताकि वो किसके लिए लड़ सकें, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ सकें. ठीक है, दे फेल्ट ऑप्रेस्ड. उनको लगता था कि ये जो मतलब ऑब्वियसली था ही कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑप्रेस कर रहे हैं हमें. ठीक है, एंड वो एक साथ आ गए ताकि वो अगेंस्ट लड़ सकें. ठीक है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. सब क्लास सब ग्रुप को अलग अलग इफेक्ट्स था. कुछ को फायदा भी हुआ था, कुछ को नुकसान हुआ था, कुछ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. इट वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, नाउ यहाँ से अब देखते हैं. अब आपने पहले ही पढ़ा होगा कि कैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई या क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे. यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ मूवमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड वो कैसे हुए थे, क्या चीजें हुई थी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. तो सबसे पहले तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट टुक प्लेस 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड था तब ये चीज हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. ठीक है, नाउ इन द इयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas incorporating new social groups. तो जो नेशनलिज्म था वो स्प्रेड हो रहा था और नए नए लोग नए नए ग्रुप्स उसको ज्वाइन कर रहे थे. ठीक है, अब जो वॉर हुई थी उससे जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कुछ बदल गई थी. ओके, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. मतलब जो डिफेंस होता है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ वॉर की वजह से, वो तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, जो कि जिसकी वजह से वॉर लोन्स लेने पड़ गए और बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लग गए. ठीक है, एंड कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई थी और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. ठीक है, वॉर हुई थी उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को भरपाई करनी पड़ रही थी. ठीक है, थ्रू द वॉर ईयर्स द प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग 1913 से 1918 लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. ठीक है, वॉर इनकी थी, ब्रिटेन की. ठीक है, लड़ ये रहे थे बट वसूली जो थी, जो खर्चा था वो हमसे वसूल कर रहे थे. उन्होंने जो प्राइजेस थी उसको डबल कर दिया था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड कॉमन लोगों के लिए ऑफ कोर्स जीना मुश्किल हो गया था. विलेजेस से जो है सोल्जर्स की सप्लाई मांगी जा रही थी और यहाँ पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रही थी. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती. ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जबरदस्ती ये लोग लोगों को आर्मी ज्वाइन करा रहे थे इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट एंड नीड्स. ठीक है, तो ये लोग गांव के लोगों को लेकर के फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करा रहे थे. देन 1918 और 19 में 20 एंड 21 में जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए. क्रॉप्स फेल हो गए मतलब जो ग्रोथ थी उस पर प्रॉब्लम आ गई. एंड जब क्रॉप्स फेल हो जाएंगे तो खाने में दिक्कत हो जाएगी, है ना, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी. अब इसके बाद इन्फ्लुएंजा भी आ गया. ठीक है, एपिडेमिक, जैसे कि ये मान लो जैसे कोविड आया वैसे इस तरीके का कुछ इन्फ्लुएंजा आ गया. एंड सेंसस के अकॉर्डिंग मतलब सर्वे के अकॉर्डिंग 1921 में 12 to 13 बिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक. ये फेमाइंस और एपिडेमिक की वजह से इतने लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी, 12 to 13 बिलियन पीपल. एंड लोगों ने सोचा था कि जैसे ही वॉर खत्म होगी इनकी हार्डशिप खत्म हो जाएगी. ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है,
अब यहाँ पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न हुए इंडिया को 1915 में, वो वापस आए थे, वो साउथ अफ्रीका गए थे एंड वहां पे उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी रेसिस्ट रिजाइम, आई मीन जो अपार्थाइड सिस्टम था, रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसके अगेंस्ट उन्होंने मास एजिटेशन किया था, मतलब मास मतलब ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट किया था, जिसको उन्होंने सत्याग्रह बुलाया था, ठीक है। अब ये जो आइडिया था वो ये दिखाता था कि जो सच सच है उसकी नीड क्या है, एंड सच ही जीतेगा, काइंड ऑफ समथिंग। तो उसमें जो सत्याग्रह का आइडिया था, इट वाज बेसिकली दैट it suggested that if the cause was true, if the struggle was against justice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. मतलब अगर आप सही cause के लिए लड़ रहे हो तो it's not necessary कि आप physical force का use करो, आप बिना physical force का use करे ही जीत सकते हो, ठीक है। बिना aggressive हुए एक सत्याग्रही बिना violence use करे अपने oppressor को अपील कर सकता है, ठीक है। एंड आप मतलब उन्हें समझा सकते हैं, उनका कहने का मतलब है समझा करके प्यार से बात कर सकते हैं, बिना लड़ाई करे हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। उन्होंने सोचा कि मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये जो हुआ था उसको देख के इन्होंने यहाँ पर भी सोचा कि यहाँ पे भी जो इंडियंस हैं वो एक साथ यूनाइट हो सकते हैं विद दिस आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, ओके। नाउ आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट अलग अलग जगहों पर, ठीक है। एंड 1917 में वो चंपारण गए थे बिहार में, वहां पे उन्होंने पीसेंट्स को इंस्पायर किया ताकि वो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हों। बट ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉलिसीज थी जो कहीं ना कहीं इनके फेवर में थी और लोगों के मुसीबत में थी, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट लॉज थे, फॉरेस्ट के खुद के लोग ट्राइबल उसका सामान नहीं यूज कर सकते हैं, आप एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूल्स थे। तो उनको उनसे लड़ने के लिए, या नॉट फिजिकली लड़ने के लिए बट वैसे अगेंस्ट जाने के लिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने उन्हें इंस्पायर किया था, ठीक है। देन 1917 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो आपको ये लाइन बाय लाइन लिखना है। पहला पॉइंट है 1917 में चंपारण बिहार में इन्होंने पीजेंट्स को स्ट्रगल को जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट उन्होंने इंस्पायर किया। सेकंड अगेन 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पीजेंट्स जो कि क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक से परेशान थे उनकी मदद करी। बेसिकली हुआ ये था कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो पीजेंट्स थे उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, मतलब अगेन लॉस ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, और कुछ खाने को नहीं था, एंड प्लेग भी साथ में आ गया था। तो मतलब एक के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गई थी, एंड इन दैट केस दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, ठीक है। और वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी रेवेन्यू पे रिलैक्सेशन हो जाए, मतलब कम कर दिया जाए रेवेन्यू, बट सरकार वो मान नहीं रही थी। सरकार वाज नॉट एबल टू सी कि इनको क्या दिक्कत है, मतलब वो चाहते ही नहीं था एक्चुअली देखना। अब 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तीन पॉइंट्स निकलते हैं। पहला पॉइंट है 1917 में चंपारण बिहार का क्या हुआ था, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट पीसेंट्स को इंस्पायर किया था। सेकंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे क्या हुआ था, जो पीसेंट्स थे उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग हो गया था, रेवेन्यू वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो रेवेन्यू में रिलैक्सेशन कमी की डिमांड करी थी। थर्ड 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको सत्याग्रह मूवमेंट में इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो ये आपके तीन सीरीज ऑफ एक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने 1990 में डिसाइड किया टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह। मतलब अभी वो एक एक जगह पे कर रहे थे, चंपारण में किया, गुजरात में किया, इधर किया उधर किया, ना उन्होंने नेशन वाइड पूरे देश का सत्याग्रह के लिए सोचा। एंड ही अगेंस्ट द सॉरी हाँ, ये जो सत्याग्रह था दैट वाज अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1990 का। अब मतलब ये है कि ये सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ 1919 का, बट ये रॉलेट एक्ट था क्या? This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the opposition of Indian members. ये पास कर दिया गया था even though जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अपोज किया था, ठीक है। बट इस राइट ने दिया क्या, बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं जरा इरेज कर दूं। मेजर जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इट गेव
The government enormous powers to repress political activities and opposed detention of political prisoners without trial for 2 years. Basically यहाँ पर जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा enormous मतलब बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर सके, दबाया जा सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको लीडर्स को इकट्ठा कर लेते थे वो लोग जेल में डाल देते थे, उनको जेल में लिटरली डाल देना विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ट्रायल के बिना। नॉर्मली क्या होता है, ट्रायल होता है अगर देखा गया किस तरीके से क्या क्राइम है उस हिसाब से जेल में डाला जाता है, यहाँ नो ट्रायल 2 साल के लिए डायरेक्ट जेल में डाल देना, विच इज नॉट ethical, right? तो महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws. उन्होंने सोचा कि यहाँ पे non-violent civil disobedience movement होना चाहिए, एंड उन्होंने एक हड़ताल से इसे चालू किया 6 अप्रैल में। यहाँ पे रैलीज जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी वेरियस सिटीज में, और जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कर्स और शॉप्स वगैरह इन सबको बंद कर दिया गया। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalists. ठीक है, अब ये लोग देख रहे थे कि अरे ये रेलवे सब एंड टेलीग्राफ ये सब कम्युनिकेशन का सिस्टम तो ये लोग खराब ही कर रहे हैं, तो दे हैड टू repress and suppress this movement. The local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. मतलब लोकल लीडर्स को उठाया गया अमृतसर से जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से मना कर दिया गया, बार्ड कर दिया गया। ठीक है, अब 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। यहाँ पे 10 अप्रैल को जो पुलिस थी उन्होंने फायर किया, ठीक है, लोग पीसफुली वो कर रहे थे प्रोटेस्ट काइंड ऑफ, बट उन्होंने फायर किया जिसकी वजह से लोगों ने बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशंस में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज अबाउट 10 अप्रैल। ठीक है, फिर मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, ठीक है, और जनरल डायर टुक कमांड, मार्शल लॉ लगा दिया गया था और जनरल डायर को कमांड दे दिया गया। 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, इसको हमने पिछली क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, इस दिन हुआ क्या था, लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है। ठीक है, वहां पे लोग आए थे प्रोटेस्ट करने गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, कुछ लोग बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे, और बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी कुछ लोग आए थे, पता नहीं था कुछ लोगों के बारे में कि मार्शल लॉ चल रहा है। तो डायर जो था, जनरल डायर, ही एंटर्ड द एरिया, जलियांवाला बाग का एरिया, एंड ही ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, मतलब बंद करके सब कुछ फायरिंग चालू कर दी, और hundreds of people were killed. And his object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagraha in the feeling of terror and awe. मतलब ये जनरल डायर लोगों के दिमाग में डर खौफ डालना चाहता था कि this is what you guys are going to face अगर आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो। ठीक है, स्टिल देयर आर बुलेट मार्क्स वहां पे। तो इस तरीके का हुआ था जलियांवाला बाग में। Now, as the news spread, crowd took to the streets in many North Indian towns. सब रोड पे आ गए कि ये क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा है। There were strikes हुए, clashes हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, सबसे पहले अगर लोग स्ट्राइक करते हैं तो सबसे पहले लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ही अटैक करते हैं मोस्टली केसेस में, तो इन्होंने वही किया। गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्ड किया विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को डराया। ठीक है, सत्याग्रही जो थे, जो लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनसे बोला गया है कि फोर्स किया गया टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सल्यूट टू द साहिब्स। पीपल वर फ्लॉग्ड इन villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग का आपका केस हुआ, एंड उसके बाद वो केस देख के लोगों ने और लोग रोड पे आ गए और जलाने लग गए पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, जिससे ये जो ब्रिटिशर्स थे वो हो गए, तो उन्होंने लोगों को टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रही से बोला कि अपने नाक रगड़ें, सलाम करें, एंड जो है बॉम्ब भी फेंके। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने मूवमेंट को खत्म कर दिया। Now, while the Rowlatt Satyagraha had a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. बहुत बड़ा मूवमेंट था, बट सिर्फ सिटीज और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। ठीक है, नाउ महात्मा गांधी ने सोचा कि हम एक बड़ा और बड़ा मूवमेंट यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक है, बट उन्होंने ये सोचा कि ये मूवमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में ना लाएं, बिकॉज वही यूनिटी आती है। ठीक है, जब डाइवर्सिटी में ही यूनिटी आप ला सकते हैं, तो आपको वो सबको साथ लाना पड़ेगा। एंड ही थॉट कि ये किस तरीके से हो सकता है, तो वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turkey
and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, to defend the Khalifa's temporal powers. A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. Young generation of Muslim leaders, Muhammad Ali and Shaukat Ali, they began discussing about Mahatma Gandhi, about the possibility of united mass action in the issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslims under the control, and यहाँ पे ये पूरा हुआ. मैं अभी आपको समझाती हूँ. देखिए, गांधी जी ने सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम्स को साथ में लाते हैं. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यहाँ पे ओटोमन टर्की डिफीट हो गया, एंड रूमर्स आने लगे कि एक पीस ट्रीटी होगा जहाँ पे एक इम्पोज किया जाएगा ओटोमन एम्परर. ठीक है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लीडर होगा इस्लामिक वर्ल्ड का, एंड खलीफा, उनका जो वो होता है, हेड होता है, खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में. और जो यंग वो थे लीडर्स थे, वो थे ब्रदर्स थे दोनों, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया कि कैसे यूनाइट कर सकते हैं फॉर द मास एक्शन इस इशू पे. तो गांधी जी ने देखा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मुस्लिम्स को भी हम यूनाइट कर सकें, पूरा नेशनल मूवमेंट में ला सकें. तो कोलकाता सेशन में जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, उन्होंने कन्विंस कर लिया दोनों लीडर्स को, शौकत अली ब्रदर्स जो थे वो, कि टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज स्वराज. उन्होंने सोचा कि अब हम सब मिलके एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि खलीफत के सपोर्ट में भी होगा और स्वराज दोनों के सपोर्ट में होगा. ठीक है, अब खिलाफत एंड स्वराज. तो खिलाफत तो आप जान गए, उनका वो खलीफा का होता है खिलाफत, एंड स्वराज मीन्स स्व मीन्स सेल्फ एंड राज मीन्स टू रूल, खुद से रूल करना, दैट इज स्वराज. और वो आइडिया बहुत बार देखने को आपको मिला है हिस्ट्री में. ठीक है, नाउ व्हाई नॉन कोऑपरेशन. तो जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी की बुक, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो रूल था, was established in India with the cooperation of Indians and had survived because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule would collapse in India. Basically उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए बिकॉज इंडिया ने कोऑपरेट किया, लोगों ने कोऑपरेट किया, उनके साथ आने दिया इसलिए. और वो जा भी तभी सकते हैं जब हम कोऑपरेट करने से मना करते हैं. जब हम अपना स्वराज के बारे में खुद सोचेंगे तो ब्रिटिश जो यहाँ पे इंडिया में है वो कोलैप्स कर जाएंगे अपने आप. ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसे बना. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अपफोल्ड इन स्टेजेस. सबसे पहले हम सरेंडर करेंगे टाइटल्स को, जो गवर्नमेंट ने टाइटल दी, अवार्ड वगैरह देते ना, उसको सरेंडर करेंगे. देन हम बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज, जो भी आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट में लॉयर वगैरह हैं, वो सब. फिर धीरे धीरे स्कूल्स और फॉरेन गुड्स, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे बॉयकॉट करेंगे. फॉरेन गुड्स में जो भी आपका सामान वहां से आ जाता है एक्सपोर्ट होके, अभी नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ेंगे, उसको बॉयकॉट करने के लिए कह दिया इन्होंने. Now then in the case of the government used repression, a full civil disobedience campaign will be launched. और अगर सरकार ने हम पे दबाव डाला तो एकदम बिल्कुल तगड़े से यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा मूवमेंट. Now, through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. इन लोगों ने मेहनत करी. अच्छा, यहाँ पे बॉयकॉट का मतलब भी लिखा है. वैसे बॉयकॉट का मतलब यही है कि आप रिफ्यूज कर दें टू डील या एसोसिएट विद पीपल. ठीक है, एंड देन आप उसके मतलब ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जहाँ पे आप उनका साथ नहीं देते हैं और उनकी चीजों को बॉयकॉट कर देते हैं. ठीक है, now many within the Congress were however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. उन्हें लग रहा था कहीं बहुत ज्यादा violence ना हो जाए. ठीक है, सितंबर एंड दिसंबर के टाइम में there was intensive tussle within the Congress. आपस में वो लोग डिस्कशन करते क्या होगा, कैसे होगा. For a while, there seemed no meeting point जहाँ पे between the supporters and opponents of the movement. Finally, कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में 1920 में. इसके जो सेशंस हैं उनकी डेट्स भी और जगह भी इंपॉर्टेंट है कि 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में. ठीक है, a compromise was worked out and non cooperation was adopted. कांग्रेस में ही टसल हो रहा था कि भाई ये रखना है मूवमेंट की नहीं करना है. कुछ ने बोला कि हाँ करना है, कुछ ने बोला कि वायलेंट हो सकता है. बट फिर नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ, वहां पे डिसाइड किया गया कि हाँ इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर के जाएंगे. तो अब ये मूवमेंट हुआ कैसे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे, वो इसमें हम आगे देखते हैं. डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट. जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो 1921 में स्टार्ट हुआ था. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट एंड सबके अलग अलग रीजन थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, बट सबका मतलब एक सेम मोटिव हो तो वो स्वराज देखा जा सकता है. ठीक है, मूवमेंट इन टाउन्स. टाउन्स में क्या कहानी थी.
तो जो टाउन्स थे वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चे थे, थाउजेंड्स ऑफ, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ा, कॉलेजेस को छोड़ा, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने इन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स वगैरह ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, फिर काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड की, मद्रास को छोड़ के बाकी जगह इन्होंने हटा दिया था। And non-Brahmins, the party of the non-Brahmins, okay, felt that entering council one way of gaining some power, something that usually, अच्छा ये वाला part भी अभी हम read करते हैं. The council elections were boycotted in most of the provinces except Madras, ठीक है, council elections भी इन्होंने बंद कर दिए थे मद्रास को छोड़ के, जहाँ पे justice party है, जो non-Brahmins की party है, they felt that entering the council was one way of gaining some power, उन्होंने सोचा council में आएंगे तो power मिलेगी, ठीक है, because otherwise Brahmins के पास power थी as per them. Now the effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. जो foreign goods थे उनको boycott कर दिया गया, liquor shops were picketed, जो भी इस तरीके की shops थी उनको हटा दिया गया, ठीक है, and foreign cloth were burnt in huge quantities. जो भी ये highlight हो रहा है, there are somewhere notes hidden, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है. Picket, a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office, ठीक है, तो हमने बोला ना liquor shops were picketed. Now the import of foreign cloth halved between 1921 and 22. Foreign import मतलब देश में आना, वो बंद हो गया क्योंकि हमने accept करना ही बंद कर दिया, जो इसकी वैल्यू जो थी वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक गिर गई, ये आफ्टर इफेक्ट्स, आई मीन करने के बाद, बॉयकॉट करने के बाद हुआ ये. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes, wearing Indian ones, production of Indian textile and mills handlooms went up. बाहर के क्लोथ्स को मना कर दिया, इंडियन क्लोथ्स को हाँ कर दिया, तो इंडियन क्लोथ्स की जो मार्केट थी वो बढ़ गई, of course, ठीक है. But the movement in the cities gradually slowed down. फॉर रीजंस, ऐसा क्यों था, सिटी में जो है मूवमेंट हल्का पड़ने लग गया, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो खादी था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो इंडियन जो हाथ से बनता है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया था, और जो वैसे फैक्ट्री गुड्स होते हैं ना वो थोड़े सस्ते पड़ते थे, बिकॉज वो हाथ से नहीं बनाए जाते थे, उनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, तो वो सस्ते होते थे जो बाहर से वैसे आते थे, जो मास प्रोड्यूस होते थे, बट जो खादी थे इट वाज अ बिट एक्सपेंसिव, तो लोग बहुत दिनों तक वो कर नहीं पाए, ठीक है. सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, अगर आप अपना काम ही छोड़ दोगे तो आगे चलेगा कैसे. फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस. तो जो नए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ना, नए काम होना चाहिए, तभी तो वो दूसरा छोड़ेंगे, अदरवाइज ऐसे कैसे चल पाएगा, ठीक है. Now so students and teachers began, फिर उन्होंने वापस से स्कूल एंड जो भी जगहें थी उनकी काम करने की या पढ़ने की वापस से ज्वाइन कर लिया, बिकॉज दे हैड नो अदर ऑप्शन, दे हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है. मूविंग ऑन टू रेबेलियन इन द कंट्री साइड, अभी हम टाउन में पढ़ रहे थे, टाउन में हमने ये पढ़ा कि टाउन में लोगों ने शुरू में तो बड़ा जोश था, मिडिल क्लास ने सब कुछ किया, एंड में उनको महंगा पड़ा, एंड एंड में उनको अपने इंस्टीट्यूशंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, सो दे स्टार्टेड केम बैक, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए, काइंड ऑफ, ठीक है. नाउ रेबेलियन इन द कंट्री साइड, गांव साइड क्या सीन चल रहा था. फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड टू द कंट्री साइड, ठीक है. इट ड्रू इन इट्स फोल्ड स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, यहाँ पे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स थे, और इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया. अवध में पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे, उन्होंने पहले भी करा है movements ऐसे, and the movement here was against the talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and variety of other cesses. Peasants had to do बेगार, अभी उस पे पहुंचते हैं, बट यहाँ पे ये मूवमेंट किया गया था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड करते थे. अब peasants had to do बेगार and work at landlords farms without any payments. बेगार मतलब लेबर जो कि फोर्स्ड हो और उसमें पेमेंट इन्वॉल्व ना हो, तो यहाँ पे काम भी करवा रहे थे और पैसे भी नहीं ले रहे थे, कौन नहीं अपोज करेगा, राइट. नाउ एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब टेनेंट्स मतलब किराएदार के रूप में भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि वो कब तक रह रहे हैं, कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता था, ठीक है, कभी भी उनका लैंड वापस लिया जा सकता था. नाउ पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है. पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. मेन अगर मैं कहूँ पॉइंटर इसमें से जो कंक्लूजन दिखता है वो ये है कि जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कम कर दिया जाए, अबॉलिशन ऑफ बेगार, जो फोर्स्ड लेबर था उसको बंद कर दिया जाए, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो ऑपरेशन था उसको भी जो है बंद कर दिया जाए. ये आप मैंने इसीलिए इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है. अलग अलग जगहों पे नई धोबी बांध्स
वर ऑर्गेनाइज्ड पंचायत जहाँ पे वो टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशमैन, मतलब ये जो बेसिक सर्विसेज हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ जाए ऐसा लैंडलॉर्ड्स को इन्होंने करा। देन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ही वाज गोइंग अराउंड द विलेज इन आवर टॉकिंग टू द विलेजेस एंड ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। देन अक्टूबर में द अवध किसान सभा was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. Within a month 300 branches खुल गई थी, had been set up in the villages around the region, ये सभा की, ठीक है। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle, ठीक है। इनका यही काम था कि स्ट्रगल को बड़ा करना है। Peasant movement however developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread 1921 में houses of talukdars and merchants were attacked. अब ये हमेशा ही करते हैं, इन लोगों ने पीस बोला बट जो लोग थे उन्होंने 1921 में तालुकदार्स मतलब जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह के हाउस में और मर्चेंट्स वगैरह के हाउसेस में अटैक कर दिया, बाजारों को लूट लिया, ग्रेन्स को होल्ड कर लिया, अपने घर में स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड बहुत सारी जगहों पे गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वांट्स टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। उन्होंने बोला था कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा और जो लैंड है वो सबके बीच में बांट दिया जाएगा। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल द एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। Moving on, tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. जो ट्राइबल थे, अभी हम peasants वगैरह की बात कर रहे थे, अब हम ट्राइबल पे आए हैं, ये भी कंट्री साइड और फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। इन्होंने स्वराज का अलग मतलब निकाला। In the Gudem hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in early 1920s in the form of struggle that the Congress could approve. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना स्ट्रगल चालू कर दिया। हियर एज इन द फॉरेस्ट रीजन्स, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लोज कर दिया था लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को और उन्होंने मना कर दिया था कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट एरिया नहीं जाएंगे अपनी कैटल को ग्रेस करने या वो जो फ्यूल वुड है जो फ्रूट्स हैं उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लोगों को तो गुस्सा आएगा कि फॉरेस्ट एरिया हमारा है, आप हमसे कैसे ले सकते हैं। नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड, इसके अलावा उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो उनका जीने का तरीका था, जो कल्चर था, वो सब भी उनसे ले लिया गया। When the government began forcing to contribute बिगार for road building, उनसे जबरदस्ती रोड बनवाने के लिए बिना पैसे दिए स्टार्ट करा, तो हिल पीपल, उन लोगों ने, ट्राइबल जो थे हिल में वाले थे, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astronomical predictions and heal people and he could survive even bullet shots. ये अलूरी सीताराम राजू ने बोला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बिकॉज ही लेड द मूवमेंट। जिसने जो मूवमेंट लेड किया है दैट इज ऑल्सो सर्टेनली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मेरे पास कुछ एस्ट्रोनॉमिकल पावर्स हैं, आई कैन डू सम प्रेडिक्शंस एंड मैं इवन बुलेट शॉट्स को वो कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। कैप्टिवेटेड बाय राजू, ये सीताराम राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। इनकार्नेशन मतलब जैसे कि रूप काइंड ऑफ है ना, जैसे कि विष्णु जी का रूप कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, तो वो इनकारनेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी इनको इनकारनेशन बोला गया गॉड का। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड पर्सुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। ये जो राजू थे, सीताराम राजू, ही वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी एंड ही सेड कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, लोगों को खादी पहनना चाहिए और ड्रिंकिंग वगैरह छोड़ देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड कि इंडिया को तभी वो मिल सकता है इंडिपेंडेंस अगर वो यूज करेगा फोर्स, नॉन वायलेंस से कुछ काम नहीं चलेगा। ये चीज गांधी जी के थॉट से बिल्कुल अपोजिट है। गांधी जी नॉन वायलेंस सपोर्ट करते थे, बट ये जो सीताराम थे वो वैसे तो गांधी जी को सपोर्ट करते थे बट नॉन वायलेंस वाले फैक्टर में नहीं करते थे। उनका कहना था कि फोर्स यहाँ पे नीडेड है, ठीक है। अब ये जो गुडिम रिबेल्स थे, मतलब ये जो एरिया थे, जो हिल पीपल थे, उनका जो रिबेल था, ये इन्होंने पुलिस स्टेशन में अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश करी, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अपनाई स्वराज लेने के लिए। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, मतलब उसको मार दिया गया 1924 में एंड अभी तक उसको एज अ हीरो, फोक हीरो कंसिडर किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। टॉकिंग अबाउट स्वराज इन द प्लांटेशंस, ठीक है। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, ठीक है। पीजेंट्स ने कुछ अलग समझा, ट्राइबल्स ने कुछ अलग समझा, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्होंने, जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ अलग समझा। For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link between the village which they had come. इनका मतलब था कि हम freely घूम सकते हैं, हम किसी एरिया में बांधे नहीं जा सकते हैं।
Under the Inland Emigration Act of 1959, the plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact, they were rarely given such permission. तो इनको बंद कर दिया गया था, काइंड ऑफ जेल समझ लो ना, क्योंकि जो एरिया है टी गार्डन से उससे बाहर निकल ही नहीं सकते. और लॉ का नाम याद रखना है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. अब when they heard of non-cooperation movement, the thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. ये जो workers थे, उन्होंने जब non-cooperation movement के बारे में सुना, तो उन्होंने छोड़ दिया अपना काम और वो चले गए अपने अपने घर की तरफ. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given their land in their villages. उन्होंने सोचा गांधी राज आ गया है, अब तो हमें अपना अपना घर मिल जाएगा. They however never reached their destination. वो अपनी जगह पहुंचे ही नहीं. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. उनको पकड़ लिया गया and they were beaten up. उनको मारा गया वहीं पे. ठीक है. Now the vision of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways. कांग्रेस ने ये करने को नहीं कहा था. जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो पेजेंट्स थे या जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने अपना अपना मतलब निकाल लिया इसको करने का, and that is why एक ट्रबल की सिचुएशन हो गई. Yet when the tribals chanted Gandhi's names and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, independent India, they were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of immediate locality. उनका मतलब था कि जो movement है वो world wide हो और वो independent India को देखना चाहते हैं. ठीक है. चलो ये चौरी चौरा पे हम पढ़ेंगे. बट मूविंग ऑन टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. एंड ही फेल्ट कि जो मूवमेंट था इट वाज टर्निंग वायलेंट, और सत्याग्रही जो थे उनको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि मास स्ट्रगल किया कैसे जाता है, तो वो थोड़ा गलत वे में जा रहे हैं. दैट वाज नॉट अ गुड साइन. ठीक है. तो वो विद इन द कांग्रेस कुछ लीडर्स थे, वो थक गए थे मास स्ट्रगल से और वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल काउंसिल के, जो कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा सेटअप होने वाला था. एंड दे फेल्ट कि ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए उन्हें they felt it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. अगर ये council का हिस्सा होंगे तो ये लोग अपोज कर पाएंगे. ठीक है. अगर ये इन्हीं के मेंबर बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, तो ये वहां पे रह के अपोज कर सकते हैं अगेंस्ट द रूल. देन CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. ठीक है. इन्होंने अपनी ही एक स्वराज पार्टी बना ली कांग्रेस के अंदर ही, एंड देन उन्होंने बोला कि हम जो है रिटर्न करेंगे काउंसिल पॉलिटिक्स में. बट जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने रेडिकल मास एजिटेशन की तरफ वो गए क्योंकि उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी. Such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped India politics toward 1920s. पहले politics क्या थी? The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices जो हैं वो गिरने लग गए थे 1926 में, एकदम ही कोलैप्स हो गए 1930 में. एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ती गई एंड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे घटते गए. पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू. 1930 तक टर्मोइल हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स की कमी हो गई, एक्सपोर्ट भी कम हो गए, तो जो पीजेंट्स थे वो अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे थे, एंड thus they were facing a lot of issue. Against the background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने कमीशन सेटअप करी as response to nationalist movement. and ये जो कमीशन थी वो ये देखने वाली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में कैसे वो होगा. The commission was to look into the functioning of constitutional system in India and suggest changes. कैसा हो सकता है पूरा सिस्टम. बट प्रॉब्लम ये था कि कमीशन में एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था. तुम बना रहे हो सब कुछ इंडिया के लिए, बट इंडिया से ही नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा. ठीक है. सब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश थे. तो जब साइमन कमीशन अराइव हुई इंडिया में 1928 में, उनको ट्रीट किया गया एक कमीशन, एक स्लोगन के साथ जो था गो बैक साइमन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड all the parties including Congress and Muslim League participated in the demonstrations. उन्होंने सबने participate किया in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1908 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future roundtable conference to discuss future constitution. इन्होंने यहाँ पे एक प्रस्ताव काइंड ऑफ रखा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं कि क्या फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन
होगा लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। नाउ दिस डिड नॉट सैटिस्फाई कांग्रेस लीडर्स, रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, वो लोग असर्टिव बन गए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, हर ग्रुप में ना रेडिकल, लिबरल, मॉडरेट सब कुछ होते हैं, तो जो लिबरल एंड मॉडरेट्स थे वो प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। और ये जो धीरे धीरे जो मोतीलाल नेहरू वगैरह कह रहे थे वो धीरे धीरे उनका कम हो गया। एंड 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पूर्ण स्वराज की बात चर्चा होने लगी। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण मतलब फुल। डिक्लेयर कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स काफी टाइम बाद हुआ, बट ऐसा बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जहां पर पीपल जो है वो प्लेज लेंगे कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर रहेंगे। बट जो सेलिब्रेशंस थे उनमें बहुत कम अटेंशन लोगों को मिली। महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे इन्होंने एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उन पे फोकस करना स्टार्ट किया। एंड इट बिगैन विद द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ही फाउंड सॉल्ट एक बहुत पावरफुल सिंबल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उनको इंडियंस को बनाना अलाउड नहीं था सॉल्ट अंडर सॉल्ट लॉ, ठीक है, विच वाज असेंशियल, है ना, सॉल्ट तो बड़ा जरूरी चीज है, तो वो उसके हिसाब से सॉल्ट मार्च हुई थी। 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। इंपॉर्टेंट है, ये सब अंडरलाइन करना है। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू पीसेंट। देखिए, पीजेंट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्कर्स हो, सबकी अलग अलग डिमांड थी एंड दीज लीडर हैड टू रिप्रेजेंट एवरीबडी। तो ये 11 डिमांड में सबकी डिमांड्स को कंसिडर करने की कोशिश करी गई थी। नो द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, सो कि सारी जो क्लासेस हैं उन सबकी वो आ जाए। नो द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल द डिमांड वाज टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। एक डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए। सॉल्ट जो है वो सब लोग कंज्यूम करते हैं, अमीर गरीब, एंड the tax on salt and the government monopoly over the production। monopoly मतलब एकाधिकार, अकेले ही सरकार प्रोडक्शन कर पाएगी और कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता सॉल्ट। तो ये जो है एक प्रॉब्लम बन गया। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, ही रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसको तो भैया तुम्हें हटाना पड़ेगा एनी हाउ। महात्मा गांधी's letter was in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated that the Congress would launch a civil disobedience campaign। 11 मार्च तक अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं करी गई तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर दिया जाएगा। Irwin was willing to negotiate, he wanted to talk कि कुछ बेटर हो सके। तो महात्मा गांधी he started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers, उनके साथ थे। और जो मार्च थी वो 240 माइल्स की थी। आश्रम जो था साबरमती में, वहां से स्टार्ट हुई थी एंड ये दांडी तक हुई थी, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज दांडी मार्च। जो वॉलंटियर्स थे दे वॉकड फॉर 24 डेज एंड 10 माइल्स अ डे। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, इवन विमेन ज्वाइन इन ग्रेट नंबर। एंड 6 अप्रैल को ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। इन्होंने यहाँ पे वायलेट भी किया सॉल्ट लॉ को एंड ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। This marked the beginning of the civil disobedience movement and यहाँ से civil disobedience movement start हुआ। and ये movement different कैसे था non cooperation से। people यहाँ पे were not now asked not only to refuse cooperation। पहले non cooperation movement में सिर्फ इतना कहा गया था कि आप cooperate नहीं करिए ब्रिटिशर्स के साथ, एंड बट यहाँ पे उन्होंने बोला था कि तुम लॉज भी ब्रेक करो, ठीक है। अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेट करने से मना गया था, बट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दे वर आल्सो आस्क्ड टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ, वन सच वाज सॉल्ट लॉ। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salts and demonstrated in front of the government salt factories। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, मैन्युफैक्चर किया ऑफ कोर्स। एंड जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा फॉरेन क्लोथ भी बॉयकॉट करने लग गए। अगेन वही सब चीजें, लिकर को भी जो है लिकर शॉप्स पर पिकेटेड, उनको मतलब आगे खड़े हो गए वो लोग सब लोग। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, सबने रेवेन्यू देने से, टैक्स भरने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लॉज भी ब्रेक करे एंड धीरे धीरे वुड और कैटल को भी ग्रेस करना स्टार्ट किया, जो कि मना किया गया था ऑब्वियसली। नाउ वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने देखा कि ये सब तो
बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अरेस्ट करना चालू कर दिया कांग्रेस लीडर्स को धीरे धीरे, बिकॉज कांग्रेस ये सब लीड कर रही थी। अब इसकी वजह से वायलेंट क्लैशेस हो गए बहुत सारी जगह पे। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान जो कि महात्मा गांधी के डिसाइपल थे, उनके उनसे इन्फ्लुएंस्ड थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया 1930 में। तो एंग्री क्राउड्स जो थे वो पेशावर की स्ट्रीट में आ गए, एंड दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, ठीक है। इससे बहुत सारे मर गए, एंड अ मंथ लेटर महात्मा गांधी वाज आल्सो अरेस्टेड, एक महीने बाद। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो शोलापुर के थे, उन्होंने अटैक किया पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को, हर जगह इन्होंने अटैक करने लग गए। जो भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करता है उसको हर जगह को अटैक किया। इसके बाद गवर्नमेंट जो है भाई, उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, ये सब ब्रिटिशर्स ने किया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, लड़कों बच्चों को और विमेन को मारा पीटा गया, जबकि ये लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कर रहे थे बेसिकली। नाउ इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट। उन्होंने सोचा कि अभी मूवमेंट को हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया, काइंड ऑफ व्हाट डू वी कैन से नेगोशिएशन समझ लो, या फिर एक वो कि हाँ चलो थोड़ा सा हम कर देखते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा सा तुम देखो। पैक्ट साइन किया इन्होंने 1931 में विद इरविन, 5 मार्च को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, हाँ इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि ठीक है हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहले उन्होंने ना प्रपोज किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बार पहले मना कर दिया था, इस बार गांधी जी ने हाँ बोल दिया, जो कि लंदन में हुई। एंड द गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस पैक्ट के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। फिर 1931 में गांधी जी चले गए लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पे उन्होंने बातचीत करी, नेगोशिएशन में बातचीत, एंड देन वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए, ठीक है, क्योंकि उनके मतलब की कोई बात निकली ही नहीं। इंडिया में आके ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, फिर से उन्होंने कुछ अलग चालू कर दिया। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और बहुत सारे मेजर्स हुए थे ताकि जो लोग हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत सारे इन्होंने पैतरे अपनाए थे। Now with great apprehension महात्मा गांधी री-लॉन्च, फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, पहले भी किया था जिसको उन्हें कॉल ऑफ करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, फिर से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, एंड फॉर ओवर अ ईयर मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, धीरे धीरे इसको भी मोमेंटम इसका खत्म हो गया। Now how participants saw the movement, इन लोगों ने मूवमेंट को किस तरीके से परसीव किया, we will look at this. Yeah. So the identity of the nation, as you know, chapter 1 में, is most often symbolized in a figure or image. हमेशा जो nation है उसको as figure या image बताया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग भी भारत माता कहते हैं। This helps create an image with which people can identify the nation, कि हाँ this is something जिससे हम nation को identify कर सकते हैं। Now, it was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। ठीक है, अभी भी हमेशा से ही चला आ रहा है कि भारत माता बुलाया जाता है, एक इमेज है हमारे सामने, और उसी लिए हम इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है, लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिज्म है वो भी जागता है, ठीक है। जो सॉन्ग्स होते हैं, जो हाइम्स होती हैं, या जो कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर के जो सिटीजन है उसको कहीं ना कहीं आवाज देती है। Now later it was included in the novel Anandamath and widely sung during the Swadeshi movement. ये गाया भी गया था वंदे मातरम. Now moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. ठीक है, and in this painting Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure, जैसे जो मोह माया से दूर रहते हैं, दैट इज एस्थेटिक। शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, अगर आप ये पिक्चर को देखें, हम थोड़ा मैं जूम आउट करती हूँ, अगर हम इस पिक्चर को देखें बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, तो ये एक मदर लाइक फिगर है, ठीक है, जिससे एक ममता वाली फीलिंग हमें देखने को मिलती है। उनके हाथ में माला है, एंड एक इंडियन स्टाइल है पोर्ट्रे किया गया है ना।
ना, शी इज वेरी काम, शी इज कंपोज्ड एंड एक रिलीजियस तो नहीं कहूँगी बट एक स्पिरिचुअल मैसेज जाता है, राइट? नाउ in subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. अलग अलग लोगों ने किया. Now, devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. जो इंसान devoted था इस mother figure की तरफ, वो इंसान was seen as a nationalist या मतलब वो nationalism में आगे बढ़ रहा है. Now, the ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folk flair. In the late 19th century, Indian nationalists began recording folk tale songs by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. ठीक है, तो जो भी folk songs हैं, they are our culture. They show what kind of people we are. And when these they are sung, it kind of arouses a feeling of nationalism. ठीक है, तो वही चीज किया गया, जो folk songs थे वो गाए जा रहे थे ताकि लोग जो है वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और उसके कल्चर को याद रखें. These tales, they believed, gave a picture of traditional culture that have been corrupted and damaged by outside forces. बाहर के लोग आए और हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की जो है उसको करप्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity. हमारी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होना चाहिए. That is something which is important. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths that led to the movement for folk revival. ठीक है, जो folk डांस होता है या जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनके रिवाइवल, उनको वापस लाने की पूरी कोशिश की गई. यहाँ पे अच्छा, नेहरू इज हियर, जवाहरलाल नेहरू इज होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट. आप यहाँ देखोगे ये भारत माता एंड ये आपको नेशनल फ्लैग भी आपको दिख रहा है, तिरंगा. ठीक है. The idea of sacrifice for the mother was powerful within the popular imagination. तो ये sacrifice है, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं या जो भी उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके दिमाग में वही भारत माता की इमेज रहती है एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स देम. ठीक है. अब इन मद्रास, नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक्स. ठीक है, इन्होंने मतलब किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स द रिवाइवल या किसने क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट है. The folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. ठीक है. Now, as a national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons. जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रहा था, नेशनलिस्ट जो थे लीडर्स वो समझ रहे थे कि ये आइकन्स और सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे जो है वो जो लोग हैं वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी बढ़ेगा. नाउ ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो was designed. It had 8 lotuses presenting 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslims. ठीक है, ये इस तरीके का फ्लैग उस टाइम पे बनाया गया था हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिपेक्ट करने के लिए. 8 लोटसेस उसमें थे एंड इसी तरीके से इसको फ्लैग को बनाया गया था. Now, by 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was tricolor, red, green, and white, and has a spinning wheel in the center. कैसे कैसे अलग अलग फ्लैग्स है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प. ठीक है, खुद काम करना. गांधी वाज ऑब्वियसली इन ऑपोजिशन टू मशीन्स. He believed in hand labor. ठीक है. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. तो ये लोग जो है अपने हाथों में फ्लैग लेकर के चला करते थे एंड अलग अलग टाइप के फ्लैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री से, फिर से हिस्ट्री को देखा जाए अलग नजरिए से. बाय द एंड ऑफ द 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in their nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive. ठीक है, पुरातन सोच वाले और underdeveloped and प्री मॉडर्न ये सब सोचा जाता था एंड दे वर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, अनसिविलाइज्ड अगर हम कहें तो ये हमें समझते थे. तो रिस्पॉन्स में इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स. इंडिया ने क्या क्या किया था. वैसे भी आप जानते होंगे बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई. फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें जहाँ पे आर्किटेक्चर वाज ऑन अनदर लेवल, टू साइंस एंड टू इन्वेंशन ऑफ zero as in mathematics and even today जो चंद्रयान मिशन हुआ है, तो all these things उन्होंने रिवाइव किया और याद करने की कोशिश करी कि इंडिया वाज
so much talented, and ऐसा नहीं है that we were backward or something or uncivilized, we were much better than them. तो ये चीज़ याद करके उन्होंने खुद को मोटिवेट किया. Now, this glorious time in the view was followed by history of decline when India was colonized. ये इतना glorified view था, जैसे ही colonialism हुआ, इंडिया को कॉलोनी बनी, it went on declining. ठीक है, बहुत ज़्यादा struggle हुआ था, and the Britishers made their life miserable. The life of Indians बहुत ज़्यादा miserable conditions में रह रहे थे. Now, these efforts to unify people were not without problems. लोगों को एक साथ लाना भी problem की बात थी. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. अगर Hindus को glorify कर रहे थे, and I mean जो काम किए गए हैं, and then जो icons बना रहे थे वो भी associated थे, so the others were feeling kind of left out. Before coming to the conclusion, here's another thing to discuss about. ये एक और फिगर है भारत माता का. This is in contrast to the one painted by Abhindranath Tagore, because Abhindranath Tagore ने जो पेंट की थी, that was something मतलब जो सेंट थोड़ी वाइब्स आ रही थी, थोड़ी अलग तरीके की वाइब्स आ रही थी. नो ज्वेलरी नथिंग. यहाँ पे वो उनके पास एक त्रिशूल है, एंड वो शी स्टैंडिंग बिसाइड लायन, एलिफेंट है, और ये आपको पावर एंड अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करी गई है. ठीक है, बोथ द इमेजेस हैव डिफरेंट मैसेजेस टू कन्वे, एंड दे आर ब्यूटिफुली कन्वेड, ऑफ कोर्स. ठीक है. Now, moving on to conclusion, a growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into common struggle for freedom in the first half of the 20th century. 20th century के पहले लोगों का एक ही मत था कि इन colonial government को हटाना है, so they were coming together and fighting. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements. लोगों के जो दुख दर्द थे उनको एक movement में बदलने की कोशिश करी कि आप grievance, I mean दुख दिखाने से क्या फायदा. You have to participate in the movement for the betterment of the country. Through such movement, the nationalists tried to forge a national unity, but as we have seen, अलग-अलग ग्रुप थे, अलग-अलग उनके मन थे, अलग-अलग expectations थी, तो उस हद तक नहीं जा पाए. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group does not alienate another. मतलब एक ग्रुप की जो डिमांड थी, that was different, जो दूसरे की थी वो different थी. सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, not for the nation. That was the only problem, according to me as well. Now, this is precisely why the unity within the movement often broke down, क्योंकि सबकी अपने अपने choices थे. They were fighting for their own self and not for the country. ठीक है. Now, the high points of the Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between the groups. अंदर ही लड़ाई होने लग गई, and जो unity थी वो टूट रही थी. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. ठीक है, बहुत सारी वॉइसेस आ रही थी, बट सबको एट द एंड ऑफ द डे फ्रीडम ही चाहिए. थोड़ा सा यहाँ क्विट मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, लेट्स रीड दैट एज वेल. द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएटेड वाइडस्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया. दिस लेड महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट लॉन्च किया था ब्रिटिश इंडिया को कंप्लीटली हटाने के लिए. ठीक है. द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन द मीटिंग इन वर्धा इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे फिर स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो इमीडिएट है ट्रांसफर करिए आप पावर का इंडियंस को, एंड यू हैव टू क्विट इंडिया. 8 अगस्त में बॉम्बे में द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी एंडोर्स्ड द रेजोल्यूशन विच कॉल्ड फॉर नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल. मिलकर लड़ेंगे, मास मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन नॉन वायलेंट स्ट्रगल होगा. ठीक है. इट वॉज ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस टर्म डू और डाई. उस टाइम पे ही उन्होंने ये कहा था, करो या मरो. And the call for quit India almost brought the state machinery to stand still in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. लोगों ने बहुत अच्छे से participate किया, लोगों ने हड़ताल करी, ठीक है, और नेशनल सॉन्ग्स गाए, स्लोगन्स बोले, एंड बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों ने, बच्चों ने, peasants ने, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया. इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स, नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, एंड ऑल्सो विमेन जैसे कि मतंगिनी हजरा इन बंगाल, कंककलता बारुआ, sorry if I'm wrong with pronunciation, in Assam, and Rama Devi in Odisha. The British responded with much force, yet it took more than a year to suppress the movement. ये movement काफी strong था, तो इसे suppress करने में time लगा. इसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है. Quit India movement 1942 में हुआ था, and then बाद में जाके हमें of course independence मिली. That is a different thing. With this, ये chapter यहीं खत्म होता है. We will be discussing question and answers and important questions specifically in next video. Also we'll be having one more video जहाँ पे हम इस chapter की quiz summary करेंगे. So stay tuned.
that video is going to come very soon. So we'll meet up in the next class. Thank you so much. Subscribe to watch similar videos. और fourth chapter का भी हम upload करेंगे and simultaneously geography and civics and eco पे भी हम आएंगे. With that, we rest today's class. Thank you so much for joining. So now let us look at different social groups जिन्होंने civil disobedience movement में participate किया था. उन्होंने participate क्यों किया, उनके कौन ideal थे और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था. ठीक है, तो कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट की कम्युनिटीज थी, मतलब जिनके पास ज्यादा लैंड होता था, कल्टीवेट करते थे, लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट. ठीक है, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जो मार्केट में बेचे जाते हैं वो वाले क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे, ट्रेड में डिप्रेशन हो रहा था, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इन लोगों को पड़ा क्योंकि ये लोग बेचते थे. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. क्योंकि अब इनकी इनकम जो है वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, तो जो ये इम्पॉसिबल हो गया इनके लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू की डिमांड को मीट करना. नाउ एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट. अब सरकार ये नहीं सोच रही थी कि प्राइस कम हो गया तो हम रेवेन्यू कम कर देते हैं, तो इनकी डिमांड को बार बार हटाया जा रहा था कि नहीं हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, जिससे इनके अंदर थोड़ा clash kind of हो गया. Now these rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement और इन्होंने committees बनाई और boycott programs में participate करना start कर दिया. For them, the fight for Swaraj was a struggle against their revenues. ये जो rich वाले थे, rich peasants थे, इनके लिए स्वराज की लड़ाई थी रेवेन्यू जो है उसको कम कराना. ठीक है, बट ये लोग डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि मूवमेंट जो है वो फेल हो गया और 1931 में मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया विदाउट द रेट्स बीइंग रिवाइज्ड. मतलब रेट्स दोबारा चेकआउट नहीं किया गया, ये बड़े कम वाली बात. सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड 1932 में, इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. पहले वाले में इन्होंने पार्टिसिपेट किया बट इनकी मीट नहीं हो पाई डिमांड्स, तो इन्होंने सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. नाउ द पुअरर पीजेंट्री, एक है रिच पीजेंट्री, एक है पुअर पीजेंट्री. तो जो पुअर पीजेंट्री थी वो जो है इंटरेस्टेड नहीं थे रेवेन्यू डिमांड कम कराने में. मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दैट दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स. मतलब ये लोग अपना किराए पे लेते थे लैंड एंड देन दे यूज्ड टू कल्टिवेट इट. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स dwindled, द स्मॉल पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट. उनको रेंट में भी दिक्कत आ रही थी एज वेल एज रेवेन्यू में भी दिक्कत आ रही थी. दे हैड डुअल इश्यूज. नाउ दे वांटेड द अनपेड रेंट टू लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड. वो चाहते थे कि उनके लैंडलॉर्ड जो है वो अनपेड रेंट माफ कर दें. तो इसलिए इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट्स ने लीड करे थे. एंड the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places, so the relationship between poor peasants and Congress remained uncertain because Congress इनके आइडिया को सपोर्ट नहीं करती थी कि वो रेंट ना दे, because at the end of the day landlords wanted their rent, but बात तो वही आ गई ना कि ब्रिटिशर्स उनकी कंडीशन नहीं समझ रहे हैं या लैंडलॉर्ड उनकी कंडीशंस नहीं समझ रहे. नाउ व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इंडियन मर्चेंट्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा करते थे ना ये लोग. लेकिन keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. colonial policies थी जिन्होंने business activities को restrict कर दिया था, एक हद तक limit कर दिया था, जिससे इनको गुस्सा आया. Now they wanted protection against import of foreign goods, ठीक है, and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. ठीक है, ये चाहते थे कि exports बढ़े, imports कम हो, and rupee sterling foreign exchange ratio एक होना चाहिए. Now, to organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. इन्होंने बनाया ये, and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927. यह भी है, led by the prominent industrialists पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास and G.D. बिरला. ये सब के बारे में आपने सुना होगा. ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने अटैक किया था कॉलोनियल कंट्रोल को, जो कि इंडियन इकोनॉमी पे, ओवर द इंडियन इकोनॉमी, and supported civil disobedience movement when it was first launched. ठीक है, उन्होंने अपना financial assistance भी दी थी and उन्होंने buy और sell करना imported goods छोड़ दिया. ठीक है,
Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. इनका मतलब था कि भाई हमें फायदा हो, ट्रेड और वो हमारे मतलब कोई constraints ना हो, कोई रोक टोक ना हो और हम अपने हिसाब से चलाएं. But after the failure of round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic and then उसके बाद उन्होंने भी फिर से वो नहीं किया. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried by prolonged disruption of business and then as well as growing influence of socialism. तो ये लोग अब उतना वो नहीं थे, खुश नहीं थे. अब यहाँ देखिए कि जो भी ग्रुप्स हैं दे आर लुकिंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज अ होल. ठीक है, वो अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं. जब उनके इंटरेस्ट नहीं मीट हो पा रहा है दे आर नॉट विलिंग और एंथुजियास्टिकली ज्वाइनिंग दी मूवमेंट्स. ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी. अब आते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पे. उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा नंबर में, नागपुर रीजन के अलावा. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस की दे केम क्लोजर टू कांग्रेस और वर्कर्स थोड़े दूर थे. बट जो वर्कर्स थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. ठीक है, गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने बॉयकॉट करा चीजों को. ठीक है, लो वेजेस के अगेंस्ट लड़ाई करी, पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट लड़ाई करी, स्ट्राइक्स भी करी रेलवे वर्कर्स ने 1930 में, डॉक वर्कर्स 1932 में. फिर 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन. अगर आपने गांधी कैप देखी हो तो अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. बट द Congress was reluctant to include workers' demand as a part of the program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. Congress जो है वो इसके डिमांड के लिए सोच रही थी कि इंक्लूड करना है कि नहीं. कहीं वो ये सोच रहे थे कि कहीं वो एलियनेट ना कर दे, मतलब साइड लाइन ना कर दे इंडस्ट्रियलिस्ट को. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल, मतलब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अगर आप उसके फेवर में सोचोगे तो वर्कर्स गए, वर्कर्स के फेवर में सोचोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट गए. दे हैड टू मेंटेन अ बैलेंस कांग्रेस. सो that was something that put them into kind of dilemma situation. Now another important feature of the civil disobedience movement was a large scale participation of women. बहुत ज़्यादा नंबर में women ने participate किया था. मैंने पहले भी बताया था कि जब दांडी मार्च वाला सीन हुआ था वहाँ पे भी बहुत सारी ladies अपने घर से बाहर आई थी and they participated, they manufactured salt and picketed foreign clothes in liquor shops. You need to know that women were actively participating. ये चीज बहुत important है. You can include this in your answer. ठीक है, बहुत ladies को जेल में भी डाला गया और अर्बन एरियाज में भी हाई कास्ट फैमिलीज से जो थी वो विमेन पार्टिसिपेट कर रही थी. एंड मूव्ड बाय गांधीज कॉल दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन. उन्होंने ये सोचा कि विमेन की ड्यूटी है टू सी नेशन को सर्विस प्रोवाइड करना. एंड इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपनी पोजिशन को वहाँ पे बेटर किया. गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ विमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हार्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स. And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. ठीक है, symbolic presence तो है, but कोई position as such नहीं दी गई थी within the Congress as well. तो ये questionable बात आ जाती है. अब देखो यहाँ पे साइड में क्वेश्चन है, why did various classes and groups participated? So each one of them had some self interest because of which they participated, which we had discussed already. उसको आप जाके read कर सकते हैं फिर से to frame the answer. Now the limits of civil disobedience movement, क्या क्या limit हो गई, क्या क्या drawbacks kind of चीजें होंगी. Now not all the social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. सब नहीं चाहते थे. एक ग्रुप था जो टचेबल्स का था, who from around 1930s had begun to call themselves Dalit या oppressed बुलाते थे वो खुद को. For long, the Congress had ignored Dalits for the fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर हम इनका साथ देंगे दलित्स का तो हाई कास्ट हिंदू जो है वो हमसे क्या बोलते हैं वो हो जाएंगे, root kind of जाएंगे. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. ये line काफी important रहती है, not just in this period class. अगर आप बाद में भी SST लेंगे पॉल साइंस वगैरह हिस्ट्री में, you will know that this line is crucially important, क्योंकि देश तब तक आजाद नहीं हो पाएगा जब तक अनटचेबिलिटी को नहीं हटाया जा पाएगा. उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उन्होंने सत्याग्रह किया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स. पहले उनको टेंपल में या वेल में, टैंक रोड, इन सब में ना एंट्री मना थी, तो उन्होंने वो इंश्योर किया गांधी जी ने. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी स्वीपर्स एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी. बेसिकली उनका ये मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है दैट इज
a sin and the upper caste people should give it away and I mean not be a part of it and he himself clean, मतलब उन्होंने उनका काम किया, भंगियों का काम किया, स्वीपर्स का, to show कि कोई difference नहीं है. But many Dalit leaders were keen on different political solutions of the problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions. उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट मांगी एंड एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जो कि चूज करेगा दलित मेंबर्स को फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एक जो लीडर होगा वो दलित मेंबर होगा और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है वहां पे भी रिजर्व सीट्स मिले. देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम. उन्होंने सोचा कि अगर पॉलिटिकली पावर दी जाएगी अनटचेबल्स को तो वो पावरफुल हो जाएंगे. देन दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग. हर जगह नहीं था, कुछ कुछ जगह. अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दलित्स को into the depressed classes association 1930 में. He clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits. अलग होने चाहिए, उनका एक अलग लीडर होगा and they will be voted accordingly. When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast unto death. ठीक है, इन्होंने फास्ट क्या बोलते हैं इसको, मृत्यु तक जो फास्ट होता है वो इन्होंने स्टार्ट किया. ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. उन्होंने ये कहा था गांधी जी ने कि अगर दलित्स को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हम सोसाइटी को इंटीग्रेशन तोड़ रहा है, मतलब बांट रहा है, इवन सोसाइटी को साथ में लाने की जगह बांट रही है ये चीज. हम सबको साथ में लाएंगे, सबको साथ में बिठाएंगे तो इट विल वर्क अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर हम सबको किसी को एक स्पेशल पावर दे देंगे तो सब अलग अलग ऑब्वियसली हो ही जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड अम्बेडकर का ये सोचना था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये सोचना था कि क्योंकि ऑप्रेस्ड क्लास है, बहुत ज्यादा ऑपरेशन फेस किया है, तो इनको एक रिजर्व्ड सीट्स मिलनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और इलेक्टोरेट्स भी मिलने चाहिए ताकि ये पावरफुल हो सके पॉलिटिकली. ठीक है, तो अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द आंसर्स. ठीक है, इट गिव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि आगे जाके शेड्यूल क्लास हो गए, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, ये पैक्ट साइन हुआ था कि क्या होगा, रिजर्व सीट्स दी गई इन काउंसिल्स में, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही जनरल इलेक्टोरेट होगा. बट दलित्स को सीट दी जाएगी, रिजर्व सीट प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट दी जाएगी और वोट सब लोग करेंगे. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. ठीक है, जरा इसको भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूं. ये जो पूना पैक्ट के अंदर डिसाइड हुआ था 1932, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खैर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, तो we'll go through all of it. जरा मैंने इसको भी टिक मार दिया है, you can go through. ठीक है. Now, some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. Lukewarm मतलब हल्का हल्का, गुनगुना सा response था उनका. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. ये जो non-cooperation Khilafat movement था वो गिर गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने थोड़ा अपने आप को कांग्रेस से अलग पाया. Alienated मतलब alien word से आता है ये, alienated. ठीक है, अपने आप को अलग पाना. Aliens are different, तो इसीलिए अपने आप को अलग पाने के लिए हम alienated word का यूज करते हैं. Now, from the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with only Hindu religion nationalists against the nationalist groups like Hindu Mahasabha. इन्होंने कांग्रेस को सिर्फ हिंदू रिलीजन के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया. And as the relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots. बहुत ज्यादा riots होने लग गए, despite the fact कि हमारी कंट्री में बहुत यूनिटी थी. दिस क्लैश वाज बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैश हुए, विच लेड्स टू रायट्स, मतलब दंगे. ठीक है, नाउ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम के सपोर्टर्स में थे, मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एंड अलायंस. उन्होंने सोचा एक बार फिर से बात करते हैं 1927 में और यूनिटी के बारे में बात करेंगे. नाउ द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस were over the question of representation in future assemblies that were to be elected. मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, he was willing to give up the demand for separate electorates. जैसे कि उन्होंने डिमांड करी थी बी आर अम्बेडकर ने, इन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी. इफ मुस्लिम्स वर assured reserved seats in the central assembly and representative in proportion to the population in Muslim dominated provinces Bengal and Punjab. इन्होंने बोला कि
मुस्लिम्स को अश्योर करी जाए रिजर्व सीट्स जो सेंट्रल असेंबली में, जहां जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटिंग है, ज्यादा है, जैसे कि बंगाल और पंजाब रीजन में। अब इस पे बातचीत हुई कि क्या किया जाए, तो but all the hope of resolving the issue at all the parties conference 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. उन्होंने बोला ये नहीं हो पाएगा, and when the civil disobedience movement started there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the distrust. अलग अलग हो गए थे लोग, and alienated from the Congress, larger sections of Muslims could not respond to the call of united struggle. ये लोग इनके साथ नहीं आए. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उन्होंने सोचा कि मुस्लिम का जो कल्चर है वो दब जाएगा हिंदू मेजोरिटी के डोमिनेशन के अंदर, इसीलिए इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया. तो अभी हम पढ़ रहे थे कि किस किसने ज्वाइन नहीं किया और क्यों नहीं ज्वाइन किया. ठीक है, दिस इज necessary. Now, fourth, and I guess the last topic, the sense of collective belonging. Nationalism spreads when people begin to believe कि वो सब एक ही नेशन का पार्ट है. अगर वो सबको अपना वो अलग अलग समझेंगे तो इट इज इट्स नॉट नेशनलिज्म. ठीक है, आप इसको डेफिनेशन भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं. नाउ दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द, मतलब लोगों ने कब समझा कि हाँ हम एक हैं, एक नेशन से बिलोंग करते हैं. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब साथ में लोगों ने स्ट्रगल फेस किया, तब उन्हें समझ में आया. बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore, songs, popular prints and symbols all played a part of making of nationalism. बहुत सारे गाने, बहुत सारे symbols और राइटिंग्स, बहुत कुछ आया जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर जागी. ठीक है.